Hello everyone. So today we are going to study about chapter number 5, which is cell, the fundamental unit of life of NCERT class 9, right? So beginning with the very first topic of the chapter, that is cell. सबसे पहले cell होता क्या है? Cell हमारी life के लिए एक fundamental unit है. For example, अगर एक बिल्डिंग एक ब्रिक के बिना नहीं बन सकती है, तो एक पर्सन की लाइफ और मे बी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ सेल के बिना नहीं हो सकती है, राइट? तो सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का. स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसकी वजह से, सेल के स्ट्रक्चर की वजह से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है. एंड फंक्शनल हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेल का जिस हिसाब से फंक्शन होगा उसी हिसाब से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन हो सकता है, राइट? तो हम लोग उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हमारी लाइफ का. बिकॉज हमारी पूरी जो बॉडी है वो पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, राइट? इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है. बिकॉज ऑल द फंक्शंस विच वी आर रेगुलेटिंग इन अवर होल बॉडी, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द सेल, राइट? सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक डिटेलिंग ऑफ द सेल, तो यू कैन सी कि ये एक सेल स्ट्रक्चर है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनील्स हैं. वो ऑर्गेनील्स को हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट दोज ऑर्गेनील्स आर. सो हियर इट इज. सबसे पहले न्यूक्लियस, then nuclear membrane, Golgi apparatus, cell membrane is there, centrioles, endoplasmic reticulum, cytoplasma, ribosomes, nucleolus, lysosome and mitochondrion, right? अब ये सेल ऑर्गेनिक्स का अलग अलग क्या फंक्शन है, राइट? वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, लेट अस सी इन डिटेल. सो सबसे पहले सेल हम लोग देख लेते हैं किस किस तरीके के होते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द अनियन सेल, सो यू माइट हैव सीन दिस इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स कि अनियन सेल किस तरीके का होता है. यू कैन सी ब्लॉक काइंड ऑफ, और उसके बीच में आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, राइट? उसके बाद स्पर्म सेल्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में. स्पर्म सेल्स किस तरीके के होते हैं? देयर इज वन हेड इनटू इट एंड वन टेल. ये टेल क्या करती है? स्पर्म सेल्स को मूवमेंट करने में हेल्पफुल करती है फ्रॉम मेल बॉडी टू द फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है? तो ये टेल के क्या करेगी? इसको मूवमेंट देगी सो दैट इट कैन फोर्स अप टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट? उसके बाद आते हैं फैट सेल्स. फैट सेल्स आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ सेल्स. इसमें यू कैन सी देयर इज वन सेल न्यूक्लियस एंड अदर रेस्ट आर द फैट सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट इन अवर बॉडी, ठीक है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फैट के लिए डिपेंड करते हैं एंड इट जनरली फाउंड्स इनटू अंडर द स्किन. ये स्किन के अंडर आपको जनरली मिलेंगे इनकी लोकेशंस. उसके बाद अनदर टाइप ऑफ सेल्स आर ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स आपको पता होंगे, वन वुड बी रेड ब्लड सेल्स एंड अनदर वुड बी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? इनके बारे में आप डिटेल में आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई करोगे, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स जनरली किस में काम आते हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स जनरली हमारे इम्यूनिटी के लिए काम आते हैं, राइट? सो अदर देन दैट स्मूथ मसल सेल्स, जो आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे. स्मूथ मसल सेल्स मीन्स हमारी बॉडी में जितने मस्क्यूलर ऑर्गन्स हैं, उन मस्क्यूलर ऑर्गन्स में दोज मस्क्यूलर ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मसल सेल्स, ठीक है? तो ये आपको इस वे में मिलेंगे. तो इससे हमें एक चीज़ क्या पता चलती है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? हमने काफ़ी देखे, जैसे ब्लड सेल्स हमारे किस फॉर्म में थे? सर्क्यूलर फॉर्म में थे, ठीक है? स्पर्म सेल्स हमारे एक टेल और मे बी हेड के फॉर्म में थे एंड अनियन सेल वर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है? सो विद दिस वी हैव लर्न कि सेल जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है? तो उससे पता चलता है कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे बेसिकली सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज़ यूनिसेल्यूलर एंड अनदर वन इज़ मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर बोलते हैं. मे बी यू माइट हैव स्टडीड दिस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इन 8th स्टैंडर्ड एज वेल, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अमीबा इज देयर, पैरामोशियम इज देयर. सो अमीबा एक ऐसा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल ही होता है और उसकी पूरी बॉडी इट इज़ डिफाइंड विथ वन यूनिट सेल ओनली, ठीक है? उसके बाद आते हैं मल्टी सेल्यूलर. और मल्टी सेल्यूलर मीन्स क्या होते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ, दे आर कंस्टिट्यूइंग ऑफ मैनी सेल्स. उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ठीक है? अब जिसमें मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे.
फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स रहेंगे, रेस्पिरेटरी के लिए अलग ऑर्गन्स रहते हैं, राइट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सारे फिनोमेनाज हैं, वो यूनिसेल्युलर में नहीं हों. उसमें भी होते हैं, बट उनका थोड़ा सा फंक्शन करने का तरीका डिफरेंट होता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, राइट. अब वो क्या होता है उसके आगे की डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, फॉर द वेरी फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं. एंड अमीबा सिंस इट इज़ यूनिसेल्युलर, तो उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है. अब उनमें क्या होता है कि यू कैन सी कि अमीबा इज मेड अप ऑफ इरेग्युलर शेप. उनका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है. क्यों शेप नहीं है? बिकॉज उनमें ऑर्गन्स नहीं है. अब ऑर्गन्स क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें सेल्स ही नहीं है, ठीक है. तो अब क्या होता है कि जैसे कोई फूड पार्टिकल इनके नियर बाय में आ रहा है, राइट, तो अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी शेप को चेंज कर देता है एंड सूडोपोडिया फॉर्म करता है, राइट. सूडोपोडिया मीन्स क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं. अब वो फॉल्स फीट की वजह से क्या करता है, फूड को कैप्चर कर लेता है एंड कैप्चर करने के बाद अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है. एंड इंजेक्ट करने के बाद अगेन डाइजेस्टिव, देन एसिमिलेशन प्रोसेस, एंड उसके बाद क्या होता है कि जो वेस्ट पार्टिकल है, वो वेस्ट पार्टिकल उसकी बॉडी से इजेक्ट हो जाए, यानी कि बाहर निकल जाए, राइट. तो ये प्रोसेस आप पहले से पढ़ चुके हो. आई जस्ट रिमेंबर करवाया मैंने. क्यों? उससे हमें बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से होते हैं, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा. उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया वो इंजेक्ट होता है एंड जो वेस्ट मटीरियल है वो इजेक्ट आउट हो जाता है, राइट. नेक्स्ट इज पैरामोशियम. पैरामोशियम में भी सेम सिस्टम होता है. अगेन सिंस इट इज मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल, तो इसको भी हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ही बोलते हैं. बट पैरामोशियम में अमीबा से अलग क्या है, पैरामोशियम में देयर इज वन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. यू कैन सी, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं. सीलिया किसके लिए जनरली काम आता है, उनको मूवमेंट करने के लिए काम आता है, राइट. ये सेल सीलियास क्या करते हैं, उनको आगे मूवमेंट करवाते हैं, राइट. इसके जो डिटेल स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली आपको अभी के लेवल में नहीं पढ़ने हैं. ऑल यू नीड टू नो इज़ कि इनके अंदर किस तरीके से सेल होते हैं. यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे कुछ फूड वैक्यूल वगैरह भी इनके अंदर होता है, सो दैट दे कैन कैच अप द फूड एंड डाइजेस्ट इट फर्दर, ठीक है. इनके डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़े से अलग होंगे एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, बिकॉज ह्यूमन बींग में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं. इनमें हमें ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे बिकॉज देयर आर नो सेल्स, एंड सेल्स नहीं होंगे तो टिश्यूज़ नहीं बनेंगे, टिश्यूज़ नहीं होंगे तो देयर वुड बी नो ऑर्गन्स, ठीक है. बट इनमें एक्टिविटीज़ सारी की सारी होती हैं. दे एज वेल एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव होता है, जैसे रेस्पिरेशन होता है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ठीक है. मूविंग फर्दर, जैसे सेल की मैंने बात की, तो सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हमने वेरी फर्स्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है. अब वो ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, सो दोज ऑर्गेनल्स वर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, रिबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड्स, सेल वॉल एंड गोल्गी अपैरेटस, राइट. अब ये सारे ऑर्गेनल्स के क्या क्या डिफरेंट काम हैं, प्लांट सेल में क्या काम है, ह्यूमन एनिमल सेल में क्या काम रहता है, सो दैट वी नीड टू स्टडी फर्दर. आगे हम लोग आगे की स्लाइड्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो बेसिकली सेल जो है, सेल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन वुड बी प्रोकार्योटिक एंड अनदर वुड बी यूकार्योटिक, ठीक है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोकार्योटिक हैं और कौन से यूकार्योटिक हैं? उनके लिए हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं. सो प्रोकार्योटिक में क्या होगा, प्रोकार्योटिक में ऐसे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. दैट मीन्स न्यूक्लियस विल बी एब्सेंट. उनका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होगा, विच इज़ हैविंग सिंगल क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स भी सिंगल होंगे. एंड उनका जो सेल का साइज होगा दैट वुड बी वेरी स्मॉल, जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर. इफ आई टॉक अबाउट यूकार्योटिक, तो यूकार्योटिक में अच्छे से न्यूक्लियस होगा. स्ट्रक्चर थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज जितने ज़्यादा सेल उनके ज़्यादा ऑर्गेनल्स, उनके ज़्यादा फंक्शंस, ठीक है. उनमें क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. एंड उनकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू 5 to 100 मीटर्स, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. वेरियस शेप्स ऑफ सेल्स, जैसे हम लोगों ने आगे की स्लाइड्स में देखा था, अनियन सेल्स रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उनके अलग अलग टाइप ऑफ शेप्स होते हैं. तो जनरली सेल के जो शेप्स हैं वो राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्पिंडल हो सकते हैं, एंड ब्रांच ऑल्सो कैन बी देयर, ठीक है. जो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने बताया था आगे, उनका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो सबसे पहला हमारा सेल ऑर्गेनल्स आता है न्यूक्लियस.
न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, बिकॉज जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल की होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ इन शॉर्ट एफ ऐसे की ऑर्गन की होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, उस सेल के न्यूक्लियस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है, ये न्यूक्लियस का एक पार्ट है। इसको हम लोग रिबोसोम्स की फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों रिबोसोम्स की फैक्ट्री बोलेंगे वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, जब हम लोग रिबोसोम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड जनरली न्यूक्लियोलस जो है इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स आर व्हीकल ऑफ जीन्स। सबसे पहले आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन जीन्स कैरी होते हैं, वो जीन्स किसके थ्रू कैरी होते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू कैरी होते हैं, ठीक है। तो जीन्स जो हैं, जीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल रहते हैं, मे बी उनका काम ही यही होता है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंसी, कॉम्प्लेक्शन हमारी बॉडी का, हमारे स्किन का, और मे बी हमारी हाइट, हमारा ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू अ बेबी, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जीन्स। एंड जीन्स में क्या होता है, दैट इज बीइंग कैरीड बाय क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। जैसे हमने पढ़ा, यू कैन सी दिस इज द बेसिक इन सेंटर आपको मिलेगा हमारे किसी भी सेल में। सो दिस वॉज न्यूक्लियस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर था एंड दिस इज द क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स बहुत तरीके के होते हैं। जो हमारे जीन्स कैरी करते हैं स्पेशली, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जनरली न्यूक्लियस के आजू बाजू में आपको मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल रहता है। इट स्पेशली लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और मे बी काफ़ी राउंड मिलेंगे कभी आपको, राइट। तो वो दो तरीके के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड दूसरा होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेशली फंक्शन क्या है कि वो पॉइजनस मटेरियल को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स जो हमारी बॉडी में इन केस गलती से, फॉर एग्जांपल काफ़ी बार हम लोग कोई फूड ऐसा कंज्यूम कर लेते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता है कि वो एकदम प्योर है कि नहीं है। एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द होल प्योर फूड, तो कुछ ना कुछ उसमें गलत मटेरियल आ ही जाता है। तो वो मेन फंक्शन, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, हमारा ईआर ही करता है। एंड बेसिकली जितने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से एक्सचेंज करते हैं, तो वो सब कौन काम करता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल। एंड सेल के अंदर कौन करता है ये काम, ईआर करता है, राइट। और आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ अ प्रोटीन, जो जनरली प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चर करना मीन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फूड आया है, वो फूड में से प्रोटीन को निकालना एंड उसको सिंथेसाइज करना, राइट। और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे रिबोसोम्स मिलेंगे, और रिबोसोम्स मिलेंगे इसकी वजह से उसकी जो सरफेस रहती है वो रफ रहती है, ठीक है। तो सरफेस रफ रहती है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के आजू बाजू में ऐसी लॉन्ग ट्यूब्स जैसा कुछ मिलेगा। सो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसमें से कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, ऑल डिपेंड्स कि उनकी सरफेस पे रिबोसोम्स हैं कि नहीं हैं। मूविंग फर्दर ऑन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर एक सेल में नहीं होता है। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि या एनिमल सेल में हो या प्लांट सेल में हो, ठीक है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक लेयर है जो न्यूक्लियस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दैट मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल आ रहा है और कोई मटेरियल जा रहा है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स का मतलब ये नहीं है कि हर एक क्रोमोसोम में जीन्स होगा। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स जो जीन्स कैरी करते हैं, दैट आर डिफरेंट वन। एंड उसके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं जिनमें बहुत सारे वर्क्स होते हैं अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक हमने जो दो तीन चीज़ें पढ़ी, दो तीन ऑर्गेनल्स पढ़े, उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है। दैट इज़ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर कवर की हुई है विच इज़ इन डार्क ब्लू कलर, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। और बाकी के अंदर क्रीम कलर का जो आपको फैक्टर दिख रहा है, दैट इज़ साइटोप्लाज्मा। ये एक जेली लाइक मटीरियल है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अनदर ब्लू स्मॉल डॉट्स इन द सेल आर नोन एज रिबोसोम्स, ठीक है, जैसे हमने उसका फंक्शन पढ़ा ऑलरेडी। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है,
जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, वैसे सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है. अगेन इट कंट्रोल्स द कमिंग एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल इनटू द सेल, कि सेल में कौन सा मटेरियल आएगा, ठीक है, वो इसको कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है. आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में, विच इज गोल्गी अपैरेटस. सो गोल्गी अपैरेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलियो गोल्गी. ही वाज अ वेरी फेमस बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट जिन्होंने नर्व सेल में स्पेशली गोल्गी बॉडी को रिकॉग्नाइज किया गया था. तो गोल्गी बॉडीज आर लोकेटेड इनटू द नर्व सेल, वो नर्व सेल में लोकेट होते हैं, एज वेल एज वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में होते हैं. एंड ऑब्वियसली वो किस वे में होंगे, पैरेलल वे में होते हैं, एंड उनके अंदर काफ़ी एक सिस्टम होता है, जैसे वेसाइल्स हो गए, ठीक है. एंड वो जो वेसाइल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज रहती हैं, ऐसे पैरेलल अरेंज रहती हैं, एंड वो एक स्टेक्स यानी कि एक बंडल में कलेक्टेड रहती हैं, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है. सो गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है कि उनमें स्टोरेज होता है चीज़ों का, ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है. कहाँ पे होगा, उनके वेसाइल में होगा, राइट. और उसके अलावा इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स का क्या काम रहता है वो हम देखते हैं, ठीक है, बट उसका सिंथेसिस का काम कौन करता है, दैट इज ऑल डन बाय द गोल्गी बॉडीज. नेक्स्ट इज यू कैन सी ओवर हेयर, दीज आर फॉर्म इन द लॉन्ग ट्यूब्यूल फॉर्म, और वो एक स्टैक में यानी एक बंडल के फॉर्म में हमेशा साथ में रहती हैं, तो उसको हम लोग मिस्टर्स बोलते हैं. सो स्टैक के फॉर्म में रहेंगी. यू कैन सी द फॉर्मेशन ओवर हेयर कि जनरली हमारे बॉडी में 3D शेप में ये किस तरीके से दिखती हैं. नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स. तो लाइजोसोम्स को हम लोग हमारे सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, सबसे पहले वो राउंडेड बॉडीज होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेंगे, एंड लाइजोसोम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के क्लीनर्स और स्वीपर्स भी बोले जाते हैं. और काफ़ी बार वो सुसाइडल बैग की तरह एक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज उनमें काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी सेल को मिलें, इसीलिए वो क्या करते हैं, एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं. अब वो ब्लास्ट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, वो लाइजोसोम डैमेज हो जाएंगे और उनके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे हमारे सेल में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे काम आते हैं, ठीक है. यू कैन सी ओवर हेयर, ये हमारा ग्रीन कलर का जो छोटा सा सियान ग्रीन कलर में लाइजोसोम्स बना हुआ है, उसको हमने यहाँ पे जूम करके भी बताया है. ये पूरा हमारा सेल का स्ट्रक्चर है. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज हमने आगे देखे रिबोसोम्स हैं, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, राइट. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेवल के लिए. उसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है सेल का, बिकॉज उसमें क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है. एटीपी का प्रोडक्शन मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब उसके अंदर क्या होता है, जनरली एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है. अब हमारे फूड में से जो एनर्जी आई वो एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. अब जहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं. तो वो हमारे सेल का पावर हाउस है, ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होगी, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, तो जो थोड़ी सी पोरस होती है, एंड एक होती है इनर मेम्ब्रेन विच इज़ डीपली फोल्डेड, वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो उसका आउटर मेम्ब्रेन पोरस होगा एंड इनर मेम्ब्रेन वुड बी डीपली फोल्डेड. इससे क्या होता है कि उसकी जो सरफेस है वो काफ़ी लार्ज रहती है, जिसमें एनर्जी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो. अब एनर्जी स्टोरेज जिस हिसाब से अच्छे से होगा, उस हिसाब से क्या होगा कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस अच्छे से होंगे, एंड केमिकल रिएक्शंस अच्छे से होंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल वी नीड टू प्ले, वी नीड टू ईट, तो उसके लिए हमें एनर्जी तो चाहिए ना. सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. सो एटीपी की अगर हम बात करें तो एटीपी इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मीन्स ऑल द एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल, राइट. सो ऑब्वियसली इट इज़ रैंकिंग इन द न्यू केमिकल कंपाउंड एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर द मैकेनिकल वर्क. मतलब जो भी हम लोग काम करेंगे उसमें हमें कौन काम आएगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. यू कैन सी ओवर हेयर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. 3D में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये चप्पल जैसा है, बट एक्चुअली हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल बहुत छोटे होते हैं, एंड बहुत छोटे होते हैं, तो यू कैन सी कि इसका ये कितना छोटा होगा. बट इट इज़ ओके बिकॉज ह्यूमन बीइंग में लैक्स ऑफ सेल मिलेंगे आपको, तो इतना सा सेल, उनके सबके इतने इतने फंक्शन, और जब लाखों सेल एक साथ काम करते हैं, सो वही रीज़न है कि हम लोग आज चल सक रहे हैं, मैं आज वीडियो बना पा रही हूँ, और आप लोग देख पा रहे हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस फंक्शंस ऑफ सेल ओनली, राइट. सो ये हमारा इनर मेम्ब्रेन रहा, ये आउटर मेम्ब्रेन रहा. दिस इज मैट्रिक्स एंड क्रिस्टे, ठीक है.
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स जनरली क्या होता है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, यानी ह्यूमन बींग्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, आपको प्लांट सेल में ही मिलेंगे। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, वन इज क्रोमोप्लास्ट, अनदर वन इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड होते हैं एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, ठीक है। सो कलर्ड प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि दे आर हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल के बारे में आप लोगों ने आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल आर ना, इट्स काइंड ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आता है। नाउ यू कैन थिंक, नाउ यू कैन नो इमेजिन कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा सेल क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, तो हमको इस सेल की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो येस ऑब्वियसली दे कैन बी ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द लीफ, बट यस उनका जो पिगमेंट है उस पर वो डिपेंड करेंगे एंड उसके अपॉन पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स मिलेंगे, राइट। मूविंग फर्दर, इनका फंक्शंस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं एंड एज दे सिंथेसाइज द फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने आगे बताया, ठीक है। उसके बाद आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च है, ऑयल है एंड प्रोटीन है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या करता है, वो ना फ्लावर को कलर देता है और मे बी इसकी वजह से पॉलिनेशन में हेल्पफुल रहता है। पॉलिनेशन क्या होता है, येस वी ऑल नो कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और किस तरीके से उसका ग्रीन कलर है और इसकी वजह से हमारे लीफ को भी ग्रीन कलर मिलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज सैक्स भी बोला जाता है फॉर स्पेशली सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स, ठीक है। वैक्यूल्स लार्ज होते हैं और काफ़ी नंबर ऑफ अमाउंट्स में होते हैं प्लांट सेल्स में, एंड एनिमल सेल में काफ़ी स्मॉल होते हैं और मे बी काफ़ी एनिमल्स में तो एब्सेंट भी रहते हैं। सो यू कैन सी दिस इज ग्रीन कलर वैक्यूल यहाँ पे बताया है। ये 3D में हमारा सेल का फंक्शन आपको दिखाया हुआ है। दिस इज न्यूक्लियस एंड अगेन ऑल द थिंग्स, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। सो आगे बढ़ते हैं सेल वॉल की तरफ। तो सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस को बचाता है, वैसे सेल वॉल क्या करता है, सेल को बचाता है। तो इट इज़ स्पेशली ना आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड रहेगा एंड इट इज़ आउटर कवरिंग जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। एंड जनरली किस में मिलेगा आपको, फंगाई है, बैक्टीरिया है, प्लांट सेल्स हैं, और मेनली ये फंगाई और बैक्टीरियाज में मिलता है। एंड प्लांट सेल वॉल जो है वो किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, राइट। सो यू कैन सी दिस इज ग्रीन कलर लेयर जो आपको दिख रहा है, ये सेल वॉल है जो प्रोटेक्ट करता है जनरली पूरे सेल को कि बाहर से कोई चीज़ आके हमारे सेल को डैमेज ना कर दे, बिकॉज सेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि इतना छोटा सा हमारा सेल और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं एंड वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं सो दैट वी कैन गो थ्रू द डिफरेंट मेजर एक्टिविटीज़ इन आवर लाइफ, राइट। आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो हम लोगों ने सेल वॉल में एक छोटी सी पॉइंट पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है। तो मीन्स क्या हुआ कि सेल वॉल के अंदर एक छोटी सी और लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल वॉल को और सेल को उसके बीच में एक लेयर क्रिएट कर देती है ताकि हम जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारी सेल में आ ना जाए, राइट। तो ये क्या है, जनरली इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और बहुत फ्लेक्सिबल रहता है और इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशली लिक्विड्स एंड प्रोटीन। सो यू कैन व्यू दिस इन माइक्रोस्कोप, आपको ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप में ईजिली दिखेंगी। और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सेल को हेल्प करती है सो दैट सेल के अंदर कुछ फूड आ जाए और काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाए। सो इस प्रोसेस को, हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंड्राटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अमीबा में ये चीज़ें होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फिगर दिया हुआ है। यू कैन सी कि एक छोटी सी एकदम ना हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ लेयर है जो क्या कर रही है, एकदम प्रोटेक्ट कर रही है कि बाहर का पार्ट अंदर कितना जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा। ये प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, ये चेन्स हैं, देन फोटोलॉजिस आर देयर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर देयर, ठीक है। ये बाय लेयर है, मीन्स 2 लेयर होती हैं, ये बाहर साइड की होगी और ये एक अंदर साइड की होगी। मूविंग फर्दर टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, मीन्स कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का एक हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स यहाँ पे ज़्यादा है, वो मूवमेंट हो रहा है लो की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका डायग्रामेटिकली हम लोग आगे देखेंगे।
and it generally plays major important role in gases exchange between the cell and the external environment. जैसे प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टोमेटा हेल्प्स बाय टेकिंग ऑक्सीजन और गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. अगर एनिमल की बात करूँ तो हमारे में भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, राइट. सो जब ऑक्सीजन का लेवल सेल के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से लेते हैं, राइट. तो बाहर के एनवायरनमेंट में से सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है. तो वो जो प्रोसेस है दैट इज़ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज बाहर ऑक्सीजन का लेवल हायर है और हमारी बॉडी में कम है, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एंटर होने दे रहे हैं. जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या हुआ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक सब्सटेंस आया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन बोल दिया, राइट. सो यू कैन सी दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन, और ऐसे ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, राइट. अब डिफ्यूजन से एक चीज़ याद आ रही है, सॉल्यूट. तो सॉल्यूट क्या होता है, आप लोग देख सकते हो इसमें कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट टू राइट, ठीक है. यानी सॉल्यूट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ हो रहा है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि हायर से लोअर के कितने अमाउंट में वो जा रहा है. आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस की तरफ. ऑस्मोसिस क्या है, जैसे हमने हायर टू लोअर देखा था, तो अगर वाटर में ऐसा होता है तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर which moves from the higher water concentration to the lower water concentration through a semi permeable membrane, right. This is the most important point of the topic कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं. सबसे पहले ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है कुछ मटेरियल्स की, यानी सारे मटेरियल्स को वो अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है. वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल है, वो सेल के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है. और ये क्या करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट ऑल्सो प्रिवेंट कि कुछ मटेरियल अंदर नहीं जाने चाहिए तो वो नहीं जाएंगे, राइट. सो अगर हम लोग कोई सेल को हायर वाटर कंसंट्रेशन में रखते हैं और वो लोअर वाटर की तरफ जाने की ट्राई कर रहा है, राइट, आउटसाइड द डाइल्यूट, तो अगेन ऑस्मोसिस होगा एंड वो स्वेल अप हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, ठीक है. अगर हम लोग लोअर में रखते हैं एंड वो सेल सबसे कम में रखते हैं तो उसको हम लोग हाइटोनिक बोलेंगे, ठीक है. हम लोग आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और वो किस में जनरली हमारे सराउंडिंग्स में काम आते हैं, बट दीज आर साइंटिफिक डेफिनेशन, सो वी नीड टू वेरी सी. जब सेल को हम लोग ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जो सेल सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे. एंड अगेन इट स्टार्ट श्रिंकिंग, जब वाटर बाहर आएगा तो उसको हम लोग एक्स ऑस्मोसिस भी बोला जाता है. ये जनरली आप लोगों ने द्राक्ष वगैरह देखी होंगी. तो द्राक्ष कैसी होती हैं कि जब हम उनको पानी में रखते हैं तो इट स्वेल अप, तो वो हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक. जब हम उसको पानी से बाहर रखते हैं तो वो एकदम सिकुड़ जाती हैं, तो वो हो गया हमारा हाइपरटोनिक, राइट. सो यू कैन सी दीज एक्सपेरिमेंट्स इन योर डेली लाइफ एज वेल. तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से, राइट, बाय प्लांट रूट, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस ओनली. हमारे सेल के बाहर यानी प्लांट सेल के बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो उनके अंदर अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं. उस टाइम पे कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है. सो यू कैन सी ऑस्मोसिस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है और ये डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है. सो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है. तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है. यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है लो की तरफ. तो नाउ कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है एंड वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ मूवमेंट कर रहा है, राइट. सो दिस इज ऑल ऑस्मोसिस, ठीक है, ये ऑस्मोसिस ही है. एंड येस, विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर. And if you are having any doubt, any query, or you want to discuss something, so obviously you can drop me an mail in my given mail ID in the description box, or you can share me in the comment as well, right. I will try to reply everyone. Thank you so much for watching.